Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. Ashok यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों, इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अर्थात आरडीएनए टेक्नोलॉजी के क्या प्रोसेस हैं, हम इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है और कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं जिसके द्वारा हम आरडीएनए को तैयार करते हैं और अपना मनचाहा डिजायर डीएनए जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थात आइसोलेट करते हैं और मनचाहा प्रोडक्ट अपना तैयार करते हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता है बच्चों, अर्थात रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, ये 2 स्टेप में पूरा होता है। एक होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात आरडीएनए बनाना, जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस जो होता है वो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत अधिक मात्रा में कल्चर करना, उस प्रोसेस को हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो आज आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक बार बच्चों हम ओवरव्यू सब देख लेते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आरडीएनए बनाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, डिजायर्ड जीन को हम किसी प्लाज्मिड के साथ किस प्रकार से जोड़ के उसको हम प्लाज्मिड डीएनए को हम किस में आरडीएनए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए प्रोसेस को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, अर्थात डिजायर्ड जीन हम किससे निकालते हैं, किसी जीनोमिक डीएनए से निकालते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो जीनोमिक डीएनए होता है बच्चों, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंगल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, सब के अंदर जीन पाया जाता है और वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। ठीक बच्चों, चाहे हमारे अंदर किसी प्रकार का सिंथेसिस का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का फॉर्मेशन, कुछ भी हो बच्चों, ऑल द एक्टिविटीज़ इज कंट्रोल्ड बाय एंड ऑल द एक्टिविटीज़ इज रेगुलेट बाय द डीएनए। और डीएनए के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में कोई भी चीज़ बन रहा है, बिगड़ रहा है, सब कुछ किसके वजह से होता है बच्चों, डीएनए के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको डीएनए निकालना है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, और जब आप उसके जीनोमिक डीएनए को निकाल लेंगे तो उसी जीनोमिक डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जीन तो बहुत लंबा होता है और जीन में किसी एक ट्रेट को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक ट्रेट का निर्धारण करने के लिए, किसी एक लक्षण को शो करने के लिए कहीं न कहीं वो रहता है। अर्थात इतने बड़े डीएनए में बच्चों बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी कैरेक्टर, जितने भी ट्रेट पाए जाते हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम पर लगे हुए, सीक्वेंसली जो क्रोमोसोम पर लगे हुए जीन होते हैं। और जहाँ ये लगे होते हैं, जिस पार्ट को हम लोकस कहते हैं, तो ये सब जीन जो है बच्चों एक एक कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज दैट अगर हम ये कहें कि जो हम लोगों का एक चेहरे का लुक है, मुंह का बनावट, तो मुंह का बनावट जो है बच्चों वो किसी न किसी क्रोमोसोम के ऊपर स्थित किसी न किसी जीन का काम है कि हमारे शरीर में मुंह कैसे बनेगा, आँख का बनना, हाथ का बनना, हमारा जो स्किलिंग है, जो हमारा हैबिट है, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, तो ये सब जितना चीज़ है बच्चों, ऑल द कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। सभी जितने भी कैरेक्टर, जितने भी ट्रेड हमारे शरीर के होते हैं, वो सब डीएनए के माध्यम से। सपोज दैट जैसे हम ये कहें कि हमारे शरीर में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो वहाँ भोजन को पचाने के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उनको बनाने का भी काम कौन करता है, डीएनए करता है। और प्रत्येक एंजाइम को बनाने का काम अलग अलग डीएनए करते हैं। तो अब आपको वहाँ सीक्वेंस को पहचानना होगा, इसको पहचानना होगा। जैसे हमको चाहिए लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम को बनाने वाला जो डीएनए होता है बच्चों, वो उस क्रोमोसोम पर कहीं न कहीं स्थित होगा और आप उसको पहचानेंगे। और जब पहचान के आप उस डीएनए को निकाल लेंगे तो उसी को कहते हैं डिजायर्ड डीएनए। एक और एग्जांपल अगर हम पेश करें, जैसे हम कहें कि हमारे शरीर में जो शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला काम करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है बच्चों, वो कौन होता है, इंसुलिन।
तो इंसुलिन इज टाइप ऑफ द हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं आपके डीएनए से ही होकर आता है। डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद फिर ट्रांसलेशन होता है, डीएनए बनता है, सॉरी प्रोटीन बनता है। तो ये सब प्रोसेस टोटल क्या होता है बच्चों? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। तो ऑल द एक्टिविटीज इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। तो ये सब डीएनए के द्वारा होता है। तो आपको अगर इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन बनाने के लिए जो डिजायर्ड जीन होता है बच्चों, वो इंसुलिन में पाया जाने वाला जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल को जब आप निकालेंगे और बीटा सेल को निकालने के बाद जब उसके जीन को निकालेंगे, उसको पूरा डीएनए को निकालेंगे, तो उसी डीएनए, क्योंकि डीएनए क्रेजी होता है, बहुत बड़ा डीएनए होता है, जो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? लगभग 30 से 40 हज़ार जीन पाए जाते हैं। कितने? 30 से 40 हज़ार जीन ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। और एक जीन को अगर हम देखें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर लंबा होता है। कितना बच्चों? 3 × 10⁹ बेस पेयर लंबा होता है, और लगभग 30 से 40 हज़ार जीन पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अगर इतना बड़ा जीन डीएनए निकालेंगे, अर्थात इतने बड़े डीएनए में हमको तो केवल छोटा सा पार्ट चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, जो क्या करता है? इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो उसको आपको निकालना है। अर्थात एक जीनोमिक डीएनए से बड़ा सा जो आपका 3 × 10⁹ बेस पेयर का जो होगा, इसको हम जीनोमिक डीएनए कहेंगे। इतने बड़े क्रेजी डीएनए में से आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, जिससे इंसुलिन बनता है। फिर आप उसको क्या करेंगे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, अर्थात जैसे हम कहें कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल लेंगे, और उसके प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगा देंगे, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब उसमें हम इंसर्ट कर देंगे, फिर उसको किसी सुटेबल होस्ट के अंदर अगर डाल देंगे, तो वहाँ वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल कॉपिंग क्लोनिंग बनाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीनोमिक डीएनए को निकालेंगे। अब बच्चे, जीनोमिक डीएनए को निकालने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पानी भरा तालाब है, कोई नदी है, कुआं है, उसमें से जाइए 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत माइक्रो सेगमेंट्स हैं, और ये बहुत माइक्रो प्रोसेस भी हैं। इसको करने के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा अर्थात कुल मिला के ये लैब बेस्ड है। जब तक आप लेबोरेटरी में नहीं जाएंगे, ये काम बहुत आसानी से नहीं हो सकता कि शरीर के अंदर ऐसा है कि कोई चीज़ डालो, फट से जीनोमिक डीएनए निकाल लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसको करने के लिए बच्चों बहुत ही टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। आपको बहुत सारे टेक्निक्स करने पड़ेंगे, लेबोरेटरी बेस्ड होना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए भाई क्या होता है? डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? किसी सेल के अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक सेल निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इंसुलिन का बात किया, तो इंसुलिन किस सेल में पाया जाता है? उसका नाम है बीटा सेल। तो आप पैंक्रियास को से अलग करेंगे, पैंक्रियास को अलग करने के बाद उसमें से आप बीटा सेल को निकालेंगे। अब बीटा सेल को निकालने के लिए वहाँ से आपको ये बीटा सेल, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर डेफिनेटली है कि सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच बिल्कुल एकदम आप देखेंगे तो उसमें सबसे मेन ऑर्गन जो होता है, उस ऑर्गेनेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ डीएनए पाए जाते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए डीएनए होंगे। ठीक है ना बच्चों? हमारे शरीर के अंदर असंख्यों लाखों कैरेक्टर ट्रेड पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लक्षण हमारे माता से मिलते हैं, कुछ हमारे पिताजी से मिलते हैं। तो ये टोटल कैरेक्टर जो हमारे शरीर के अंदर शो होता है बच्चों, ये टोटल कैरेक्टर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं। अर्थात इन्हीं जीन के द्वारा हमारा कैरेक्टर शो होता है। हमारा जो एक पहचान होता है बच्चों, हमारे इस यूनिवर्स में जो एक आइडेंटिटी होती है, ये भी किससे होता है? डीएनए से। अर्थात अभी हम आगे आपको वीडियोस में बताएंगे कि आइडेंटिटी भी आपका एक जो यूनिक आइडेंटिटी होता है बच्चों, जो अपने माता पिता से भी अलग आपको मिलता है। एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी होता है जो ना तो आपके माँ से मिलेगा, ना आपके पिता से मिलेगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स तो मिलते हैं, वो 99.99% तो आपका उन्हीं का कैरेक्टर होता है, लेकिन 0.01% जो है वो आइडेंटिटी आपकी होती है, वो आपके माता पिता से भी मैच नहीं करता, जिसको हम VNTR कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? VNTR कहते हैं। हम आपको अगले वीडियो सेगमेंट्स में बताएंगे। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की इसी कड़ी में हम चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। तो VNTR जो होता है बच्चों, वो आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है जो नेचर ने सबसे अलग दिया है, आपके माता पिता जी से भी अलग दिया है।
तो वो सब कैरेक्टर्स, तो ये सब कैरेक्टर का निर्धारण केवल और केवल डीएनए से होता है। अर्थात अगर डीएनए नहीं होता तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हम लोग खुद नहीं होते। ठीक ना बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए को निकालेंगे। और जीनोमिक डीएनए कहाँ से निकलता है, किसी आप सेल को ले लीजिए, चाहे वो एनिमल सेल लीजिए, चाहे आप प्लांट सेल ले लीजिए, चाहे फंगल सेल ले लीजिए, चाहे बैक्टीरियल सेल लीजिए, जिसके लिए जिसका प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, उस जीनोमिक डीएनए को आप निकाल लीजिए। जैसे मैंने बताया कि हमको इंसुलिन चाहिए, मार्केट में इंसुलिन की कमी है, कोई आदमी डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको पता है कि हमको क्या करना है, इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। चाहे इंसुलिन का हम इंजेक्शन दें, चाहे इंसुलिन का पिल्स दें, टैबलेट दें। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों? इसलिए कि पैंक्रियास गड़बड़ हो जाता है। जब पैंक्रियास गड़बड़ हो जाता है तो बीटा सेल डैमेज हो जाता है। बीटा सेल डैमेज हो जाता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो इसका जो एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है, जिसको हम ग्लूकेगॉन हार्मोन्स कहते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स मनमानी हो जाता है, और वो हमारे शरीर में, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में मैक्सिमम ग्लूकोज को लेकर इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर देता है, जिससे हमारा ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है और हम डायबिटिक बन जाते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक बन जाते हैं। और जब हम हाइपरग्लाइसेमिक हो जाते हैं बच्चों, तो बहुत सारे मल्टीपल कम्युनिकेबल डिजीज हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। अल्टीमेटली हम इतने सारे बीमारियों से मारे जाते हैं। अर्थात डायबिटीज़ के साथ साथ बच्चों बहुत सारी और बीमारियां, उसके जो इसके एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, वो एक साथ हो जाती है, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अगर किसी आदमी को शुगर हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब तो उसको शुगर के साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट बन जाता है, वो हार्ट अटैक का भी हो जाता है। उसको बहुत सारे जैसे कैटरेक्ट प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक बच्चों? और डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज, मतलब पूरा सिस्टम डैमेज होने लगता है। ठीक बच्चों? तो अब आप समझिए कि मार्केट में इंसुलिन का डिमांड बढ़ गया है, इंसुलिन हमको चाहिए। अब हम इंसुलिन कहाँ से प्राप्त करेंगे? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तो पहले ये होता था कि जैसे आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया है कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में ये होता था कि जितने भी स्लॉटर्स होते थे, जहाँ गाय भैंस काटते थे, अर्थात जो गाय काटे जाते थे, सूअर पिग काटे जाते थे, तो वहाँ जाकर क्या करते थे, उनके इंसुलिन को निकाल लेते थे, और इंसुलिन कर रहे हैं, पैंक्रियाज को निकाल लेते थे, और पैंक्रियाज से उनके बीटा सेल को निकालते थे। बीटा सेल से हमको जो चाहिए था वो क्या, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके आदमी के अंदर ले जाकर इंजेक्ट करते थे। लेकिन बच्चों वो बहुत लेस क्वांटिटी में हो पाता था। अर्थात कितना गाय काटा जाएगा, कितना सूअर काटा जाएगा, बहुत काटने का भाई बहुत, ये भी एक प्रकार का अन्याय है। और हमारे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ मिसफ्लक्चुएशन आ जाता, प्रॉब्लम आ जाता। इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान गया कि भाई इतना स्लॉटिंग नहीं किया जा सकता, इतना न तो गाय मिल पाएंगे न तो पिग मिल पाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहा कि किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उस प्रोटीन को हमारी कोशिकाएं, जो हमारे सैनिक हैं बच्चों, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको किक आउट करके बाहर कर देते। वो हमारे शरीर के अंदर सर्वाइव ही नहीं हो पाता है, उसको वो मौका ही नहीं देते कि हमारे शरीर के अंदर एडजस्टमेंट कर पाए। तो जो बाहर का इंसुलिन दिया जाता था, वो किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सर्वाइव नहीं हो पाता था, हमारे इम्यून सेल्स मार डालते थे, साथ ही साथ बहुत लेस क्वांटिटी में तैयार हो पाता था। तो ये सब जो है बच्चों इसके डिमेरिट्स थे, और इस डिमेरिट की वजह से वो फिर संभव नहीं हो पाया। तो वैज्ञानिकों का मत गया कि भाई इसके लिए आपको एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, और उसी टेक्नोलॉजी में आया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और इसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इंसुलिन तैयार किया जाता है। तो इसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंसुलिन बनाने की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके विषय में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। इंसुलिन ही नहीं, जैसे हमको इंसुलिन चाहिए, मान लीजिए हमको पेनिसिलिन चाहिए। क्या चाहिए? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के लिए हमको क्या करना है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करने वाले उस ऑर्गेनिज्म से हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन बनाने वाला जीन निकाल लेंगे। और पेनिसिलिन बनाने वाले जीन को निकालकर हम जो सबसे फास्ट रिप्लिकेशन करता है, तो सबसे फास्ट रिप्लिकेशन कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का एक ऐसा चीज़ निकाल लेंगे जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसी प्लाज्मिड में, और जिसको जैसे हमको पेनिसिलिन बनाना है तो पेनिसिलिन वाला जीन हम उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद उस बैक्टीरिया के अंदर हम डाल देंगे। तो जितनी बार वो अपने जीनोमिक डीएनए के साथ साथ अपना जो प्लाज्मिड डीएनए जो रिप्लिकेट करेगा, जितनी बार वो रिप्लिकेट करेगा उतनी बार हमारा डिजायर्ड डीएनए भी रिप्लिकेट होगा। और फिर हम बहुत ह्यूज अमाउंट में, जब वो
पहले तो हम बैक्टीरिया को भी कल्चर कराएंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कल्चर कराएंगे, और जब बैक्टीरिया ज़्यादा कल्चर करेगा, ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसके अंदर प्लाज्मिड भी ग्रो करेगा, उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी रिप्लिकेट करेगा, और ज़्यादा जब ह्यूज अमाउंट में बन जाएगा तो उसको हम निकाल लेते हैं, और निकाल के मार्केट में हम क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं, बेचते हैं, यही प्रोसेस है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। हम प्रोसेस को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीनोमिक डीएनए को निकालेंगे, ठीक बच्चों। और ये जीनोमिक डीएनए किसी सेल के अंदर होता है। अच्छा, जब जीनोमिक डीएनए को हमने निकाल लिया तो फिर क्या करेंगे, जीनोमिक डीएनए के बाद फिर हम करेंगे क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स या जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया कि ये जो डीएनए जो हम जीनोमिक डीएनए निकाले हैं बच्चों, ये बहुत बड़ा सा ऐसे 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 अर्थात बहुत बड़ा क्या होता है, ये जीन होता है, बहुत बड़ा डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रेजी जीन कहते हैं। तो सॉरी, क्रेजी डीएनए कहते हैं। तो इतना बड़ा क्रेजी डीएनए है, इतने बड़े क्रेजी डीएनए में हमको इतना बड़ा थोड़ी चाहिए, इसमें से कुछ डिजायर्ड जीन भी है, कुछ अनडिजायर्ड जीन भी हैं। तो हमको केवल डिजायर्ड जीन चाहिए और सबको हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितना इतना बड़ा जो डीएनए है बच्चों, ये बहुत अलग अलग कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए है। इस पर बहुत सारे डीएनए होते हैं और ये सब डीएनए अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, अलग अलग एंजाइम बनाएंगे, अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, अलग अलग हार्मोन्स बनाएंगे, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे शरीर के जो लक्षण हैं इनको ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमको तो कुल नहीं चाहिए ना, हमको तो केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो इंसुलिन बनाने वाला होता है। तो आप देखेंगे कि इसी क्रेजी डीएनए में कहीं ना कहीं, जैसे हम कहें कि इतना पार्ट, यहाँ इतने पार्ट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ है जो इंसुलिन बनाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम डायरेक्ट ये नहीं है कि जाके हम यही जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे सेल के अंदर से। सबसे पहले हमको ये पूरा डीएनए निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डीएनए को निकालना पड़ेगा, और इस पूरे डीएनए को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। अब इस पूरे डीएनए में से एक छोटा सा ये सेगमेंट जब निकाला जाएगा तो इस छोटे से सेगमेंट को हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या पेंसिलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या कोई एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक बच्चों, एस्परजिनेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एक प्लांट सेल से अब आपको अगर एस्परजिनेज निकालना है, एस्परजिनेज क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम एस्परजिनेज कहते हैं। तो एस्परजिनेज को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लांट सेल से लेना पड़ेगा। इंसुलिन निकालने के लिए एनिमल सेल से लेना पड़ेगा, पेंसिलिन निकालने के लिए फंगल सेल से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किसी ऑर्गेनिज्म से अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल जीनोमिक डीएनए निकालना पड़ेगा, और इस पूरे जीनोमिक डीएनए में से तब आप आइसोलेट करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन। तो करीब करीब आपको ये समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म से आपको टोटल जो डीएनए का टोटल सीक्वेंस है, अर्थात टोटल डीएनए को निकाल लेना पड़ेगा, जिसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। अब इस जीनोमिक डीएनए में से जो आपको चाहिए उसको हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन। तो आप उससे अपना डिजायर्ड जीन निकाल लेंगे, या उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या उसको डीएनए फ्रेगमेंट कहते हैं। तो डीएनए का एक अंश, एक भाग डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक बच्चों। तो उसको हम निकालेंगे। अब जब हम निकाल लिए, अर्थात हमारा एक डिजायर्ड डीएनए निकल गया इस प्रकार से, अब इसको हम करेंगे क्या, ऐसे तो नहीं कि ये निकाल लिए तो ये फैक्ट्री में डाल दिए बनना शुरू हो गया, ऐसे नहीं। अब इसके लिए हमें को फैक्ट्री तलाशना पड़ेगा कि फैक्ट्री में किसके माध्यम से डाला जाए। कोई चीज़ आप निकाले हैं तो गाड़ी मंगाएंगे, गाड़ी मंगाने के बाद गाड़ी पर ला देंगे, तब तो फैक्ट्री तक ले जाएंगे। कोई रॉ मटेरियल आपने लाया है, सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट तैयार कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी में भरेंगे, उसको ले जाकर फैक्ट्री में डालेंगे, तब तो तैयार होगा। तो हमने क्या किया, डिजायर्ड डीएनए निकाल लिया। अब डिजायर्ड डीएनए को हम किसी व्हीकल पर रखेंगे और फिर उसको हम फैक्ट्री तक पहुँचाएंगे। आइए बात करते हैं किस। तो इस डिजायर्ड डीएनए को ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल वेक्टर ऑफ व्हीकल डीएनए, अर्थात इस डिजायर्ड जीन को लगाने के लिए हमको एक सुटेबल वेक्टर चाहिए। वेक्टर माने वाहक, जैसा कि हमने बताया था कि जब हम लोग पैरासिटोलॉजी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अगर हमको मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया की बीमारी जो है बच्चों वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम बच्चों डायरेक्ट हमारे शरीर में इंटर नहीं कर जाता है,
प्लाज्मोडियम को लाने के लिए कोई ना कोई वेक्टर होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। तो मैंने बताया था वो वेक्टर कौन होता है बच्चों, मॉस्क्यूटो, अर्थात मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो में कौन सा, मादा एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज है जब वो हमको काटती है तभी तो मलेरिया के पैरासाइट अंदर जाते हैं, है ना। तो मलेरिया के पैरासाइट को इंटर कराने के लिए हमको मॉस्क्यूटो की जरूरत पड़ी है। और मॉस्क्यूटो क्या है, एक वेक्टर होता है, एक सुटेबल व्हीकल होता है, अर्थात उसके द्वारा हमारे अंदर पहुंचाया जाता है। क्योंकि प्लाज्मोडियम के हाथ पैर नहीं है, वो क्या है, वो एक प्रकार का, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, वो एक प्रकार का डिजायर्ड जीन है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए फ्रेगमेंट है, जिसको हमको कहाँ तक पहुँचाना है, किसी सुटेबल होस्ट के अंदर पहुँचाना है। तो सुटेबल होस्ट जैसे हम लोगों के अंदर पहुँचाने के लिए क्या करता है, मादा एनाफिलीज हमको बाइट करती है और प्लाज्मोडियम को अंदर पहुँचा देती है। इसी प्रकार से यहाँ इसको भी समझिए कि यहाँ क्या करेंगे, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला है, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, उसको हमको किसी एप्रोप्रिएट होस्ट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर लाना पड़ेगा, एक व्हीकल, एक साधन लाना पड़ेगा। और वो व्हीकल क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है, उसी प्लाज्मिड को निकाला जाता है। अभी हम प्रोसेस में आगे बताएंगे। और उस प्लाज्मिड को निकाल कर प्लाज्मिड का वो भाग काट के निकाल दिया जाता है जहां हमको डिजायर्ड जीन जोड़ना है। क्योंकि आप किसी बाहर की चीज़ को तभी जोड़ पाएंगे जब उसके उतने हिस्से को काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड ऐसे गोला सा एक होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, उसके इतने भाग को हम काट के निकाल लेंगे और फिर यहीं हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसको हम यहीं लगा देते हैं, जिसको हम आरडीएनए कहते हैं। आइए बात करते हैं आगे। तो क्या किया हम बच्चों, तीसरे स्टेप में हमने देखा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर और व्हीकल डीएनए, अर्थात सुटेबल वेक्टर या व्हीकल डीएनए को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब वही सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, दैट इज द डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए प्लस व्हीकल डीएनए। तो मैंने बताया ना बच्चों कि जो मैंने बैक्टीरिया से निकाला है उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार से ये होता है व्हीकल डीएनए। और जो हमने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ से काट के निकाला, अर्थात जीनोमिक डीएनए से जो इतना हिस्सा मैंने काट के निकाला है, एक छोटा सा फ्रेगमेंट काट के निकाला है, उसको हम कहते हैं डिजायर्ड जीन। अब इसमें क्या करेंगे कि व्हीकल डीएनए के इतने पार्ट को हम काट के रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और यहाँ हम ले आकर किसको फिट कर देंगे, इसको हम ले आकर यहाँ फिट कर देंगे, अर्थात डिजायर्ड जीन को यहाँ लगा देंगे और व्हीकल डीएनए से इतने अंश को हम काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से जो नया डीएनए बना है बच्चों, वो प्लाज्मिड डीएनए नहीं है, अब उसका नाम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक बच्चों, तो ये कौन सा हुआ, ये आरडीएनए हुआ। ठीक बच्चों, अब ये बन के तैयार हो गया हमारा आरडीएनए, अर्थात हम अपने काम का चीज़ यहाँ जोड़ चुके हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है और जो आरडीएनए बना लिया। अगला देखिए, अब जब ये बन गया तो अब बनाने के बाद इसको हमको फैक्ट्री में पहुँचाना है ना, अर्थात एक गाड़ी हमको मिल गया, गाड़ी पर हमने लाद दिया, अब ये फैक्ट्री में जा रहा है। ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द एप्रोप्रिएट होस्ट। अब ये जो आरडीएनए बना है, इस आरडीएनए को हम एप्रोप्रिएट होस्ट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ले जाके हम एप्रोप्रिएट होस्ट में डाल देंगे, अर्थात किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कहीं भी हम जाके उसको जहां हमको तैयार करना है जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री हम ले जाके डाल देते हैं। आप प्लांट सेल के भी अंदर डाल सकते हैं, आप एनिमल सेल के अंदर भी डाल सकते हैं, आप बैक्टीरियल सेल के अंदर भी डाल सकते हैं, फंगल सेल के अंदर, सबके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर ह्यूज अमाउंट में तैयार करना है तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिप्लिकेशन की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो केवल बैक्टीरियल सेल में होता है। सपोज दैट आपको इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन बनाने के लिए आप प्लांट सेल के अंदर नहीं बना पाएंगे, एनिमल सेल के अंदर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को लेना है। तो जो जल्दी जल्दी रिप्लिकेट करता है, वो टेंडेंसी जो पाया जाता है बच्चों, वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बहुत तेज़ी से रिप्लिकेट करता है और उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसमें ORI सेंटर साइट होता है, साइट ऑफ ओरिजिन होता है, वहीं से वो रिप्लिकेट करता है और बहुत तेज़ी से रिप्लिकेशन होता है। इसलिए आपको अगर ह्यूज अमाउंट में कोई प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसके लिए आपको बैक्टीरियल सेल की आवश्यकता होती है। तो ये जो चारों थे बच्चों, अर्थात इनको एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये जो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या फ्रेगमेंट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर या व्हीकल डीएनए, और अगला है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, डिजायर्ड जीन, व्हीकल्स। तो ये इतना जो हो गया बच्चों, ये यहाँ तक का आप इसको लिख लेंगे। तो ये जो हो गया
इसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे किसी दूसरे होस्ट में। ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक जो कहलाता है बच्चों, ये आरडीएनए प्रोसेस कहलाता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इतना पूरा ये प्रोसेस हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब दूसरा जो केमिकल इंजीनियरिंग की बात आती है, अब जब ये बन गया अर्थात हम इसको ले जाकर किसी अप्रोप्रिएट होस्ट के अंदर डाल दिए हैं, तो अब उसको जो एक्सट्रैक्ट करने की बात आती है बच्चों, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जब बन जाएगा उस पूरे फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में बन जाने के बाद उसको हम साफ सफाई करके ही तो बाहर निकालेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, वो हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। एक सुटेबल कल्चर जो हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को किसी बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं बच्चों, एक सुटेबल मीडियम देकर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोकुलेट उसमें डाल देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बच्चों, वो तैयार होता है, तो वो हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए जानते हैं अगला प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग के रूप में। ठीक बच्चों, तो ये तो रहा हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आप इसको रिमार्क करते जाइए। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या तो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगला है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर या व्हीकल डीएनए। अगला है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, दैट इज द डिजायर्ड डीएनए प्लस व्हीकल डीएनए। अगला है ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द एप्रोप्रिएट होस्ट। ये पूरा प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और अगर हम देखें अब केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, तो केमिकल इंजीनियरिंग बच्चों दो चीज़ आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन लार्ज स्केल, अर्थात बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हमको क्या करना पड़ेगा, होस्ट सेल को भी बढ़ाना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। तो होस्ट सेल कौन हुआ बच्चों, जैसे हम कहें कि बैक्टीरिया के अंदर हमने प्लाज्मिड को तो क्या किया, आरडीएनए के रूप में तैयार करके डाल दिया, हमारा डिजायर्ड जीन उसके अंदर पहुंच चुका है। अब वो जितना रिप्लिकेशन करेगा उतना वो बनेगा। तो सपोज दैट एक बैक्टीरिया के अंदर जो डिजायर्ड जीन हमने डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्लाज्मिड की संख्या जितनी होगी उतनी वो रिप्लिकेट करेगा। लेकिन सबसे पहले हमको उस बैक्टीरिया को भी कल्चर करके उसकी संख्या को बढ़ाना है। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ेगा उतने ज़्यादा तो वो उसको प्रोडक्शन देगा। तो सबसे पहले हमको लार्ज स्केल में होस्ट सेल को भी बढ़ाना है, अर्थात बैक्टीरियल सेल को भी, बैक्टीरिया को भी कल्चर कराना है। तो इसके लिए हम करते क्या है बच्चों, कि एक बायोरिएक्टर्स में बहुत बड़ा सा बायोरिएक्टर होता है। अब उसी बायोरिएक्टर, जैसे आप देखे होंगे लैब में पेट्री डिस्क में कल्चर करा के बैक्टीरिया को तैयार करना, इसी प्रकार से आपको लार्ज स्केल में लेना है। तो लार्ज स्केल के लिए एक बहुत बड़ा सा बायोरिएक्टर्स होता है, एक बहुत बड़ा सा बर्तन समझिए, पॉट समझिए। तो उस बायोरिएक्टर्स में हम क्या करेंगे, एक सुटेबल बहुत अच्छा मीडियम दे देते हैं जिसमें वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, अर्थात उसका फूड मटेरियल डाल देते हैं जिसको वो क्या करेगा, फीडिंग करेगा और फिर वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और जितने ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा मीडियम आप दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी संख्या को बढ़ा सकें। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बनेंगे उतने ज़्यादा आपका काम होगा। क्यों, क्योंकि आपने डिजायर्ड जीन को डाला है इंसुलिन बनाने के लिए, एस्परजिलेस बनाने के लिए, एस्परजिनेस बनाने के लिए, तो जो भी आपको चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको होस्ट सेल को ह्यूज अमाउंट में कल्चर करना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक बायोरिएक्टर्स में क्या करेंगे, एक सुटेबल मीडियम डाल देंगे, अर्थात जिसमें वो ग्रोथ कर सकता है, ग्रो करेगा, और फिर उसमें उस एनाकुलम को डाल देंगे, अर्थात वो बैक्टीरिया को डाल देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो दूसरा ये केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हो रहा है। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द ह्यूज स्केल में आपने होस्ट सेल को क्या कर लिया, कल्चर कर लिया। अब कल्चर करने के बाद क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शंस ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट था बन के तैयार हो चुका है, कौन, इंसुलिन, अर्थात जिस डिजायर्ड जीन को आपने डाला था वो डिजायर्ड जीन बहुत अधिक मात्रा में बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, उस जीन में से आपको इंसुलिन को निकालना है। तो इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने की ये पूरी प्रक्रिया जो होती है बच्चों, ये केमिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। इन सब के विषय में एक एक स्टेप को बच्चों हम प्रोसेस के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम एक ओवरव्यू भी बता रहे हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम दो स्टेप को देखते हैं। पहला होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी या प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उपरोक्त जो बातें किया था वो होता है, और दूसरा होता है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हम कल्चरिंग कराते हैं होस्ट सेल को, और फिर उनमें से डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमने डाला था, डिजायर्ड जीन जो हमने डाला था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और फिर मार्केट में हम साफ सफाई करके क्या करते हैं बच्चे, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारा रहा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आइए हम बात करते हैं, ये तो हमने ओवरव्यू देखा, आइए प्रोसेस की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है।
तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो कि सबसे पहला हेडिंग था। तो कैसे हम आइसोलेट करते हैं जीनोमिक डीएनए को, अब देखिए मैंने बताया था कि कोई भी डीएनए कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि सेल होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में हमारा एक ऑर्गेनेल्स डीएनए भी है। डीएनए के अंदर आप जाएंगे तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खोलेंगे तो डीएनए के अंदर आप जब जाएंगे तो क्या होता है, सॉरी डीएनए कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको क्रोमोसोम मिलेगा। और क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, वो प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों आपस में रैप्ड, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, डीएनए होता है, अकेले नहीं होता है। तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ से क्रोमोसोम निकालना है, आप देखिए ये है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम को अर्थात आपका डीएनए इसी क्रोमोसोम पर है। अब आपको अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सोचिए कि जो चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, तो जितने भी कोशिकाएं बच्चों, इनको तोड़ने के लिए आपको कईयों फाटक तोड़ना पड़ेगा। जैसे एक देख रहे हैं, एक फाटक ये है, दूसरा फाटक ये है, यहाँ आपको तीर से शो किया गया है, देखिए एरो से। तो सबसे पहले अगर आपको डीएनए तक पहुँचना है तो बहुत बड़े बड़े महारथी होते हैं, उनसे युद्ध करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। जब उस बॉर्डर को आप तोड़ पाएंगे, उस महारथी को आप बिल्कुल क्या करेंगे, मार पाएंगे, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हैं, वो प्रहरी हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच हैं, उनके लिए वो सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको क्रोमोसोम के पास तक पहुंचना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप, अगर ये एनिमल सेल को दिखाया गया है, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में तो क्या, ऊपर का जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है, जो सबसे बड़ा गेट होता है, उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। और मैं बताऊं बच्चों, कोई भी मेम्ब्रेन अगर हो तो किसका बना होता है, प्रोटीन या लिपिड्स का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक बच्चों, तो आपको ये मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए अगर आपको अंदर घुसना है तो सबसे पहले इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। अब आपको इसको क्लीप करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए आपको इसको डिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने वाला एंजाइम, अर्थात इसको जो मारने वाला कोई होगा, उस वेपन्स का उपयोग करना पड़ेगा, उस औजार का उपयोग करना पड़ेगा जो इसको तोड़ सकता है, क्लीप कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिपोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन को कौन डिजॉल्व करता है, प्रोटीएज एंजाइम। मैंने पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को आपको डिजॉल्व करना है, तो प्रोटीन को डिजॉल्व करने के लिए आपको प्रोटीएज डालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक मीडियम लेंगे जिसमें आइसोटोनिक मीडियम में सोल्यूशन भरे होंगे, सच एज द EDTA एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या हो सकता है, या EDTA हो सकता है, बहुत सारे ऐसे आइसोटोनिक मीडियम होते हैं। इस मीडियम में आप कोई एक क्या लेंगे, आप बर्तन लेंगे, ग्लास लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, आइसोटोनिक मीडियम तैयार करेंगे। और उस मीडियम में क्या करेंगे आप, अर्थात जैसे हमको पैंक्रियास लेना है, सॉरी पैंक्रियास के बीटा सेल को निकालना है, तो हमने पैंक्रियास के बीटा सेल को निकाला और निकालने के बाद इसमें हमने डाल दिया ये आइसोटोनिक मीडियम में पहुंच गया। अब चूंकि सेल है, इसी प्रकार का सेल है, चाहे कोई सेल हो, चाहे वो पैंक्रियास का सेल हो, चाहे वो किडनी का सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, सेल तो सेल होता है, और सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे आप देखिए सेंट्रोसोम दिख रहा है, यहाँ राइबोसोम दिख रहा है, यहाँ गोल्गी बॉडी दिख रहा है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स के रूप में। तो आप इसमें डालेंगे, तो ये देखिए जो आइसोटोनिक मीडियम आपका है, इसमें सबसे पहले आप क्या डालेंगे, चूंकि ये प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन का कवर है, लिपिड का कवर है, तो इसमें सबसे पहले आप प्रोटीएज डाल देंगे। जब प्रोटीएज डाल देंगे, लाइपेज डाल देंगे, तो आपका ये जो है, ये क्या हो गया, ये क्लीव हो गया, कट गया, अर्थात अब ये डिसॉल्व हो गया। अब आपको इसके अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्री हो गया। अब फिर आप अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, अर्थात इसके इस मीडियम में आ जाएंगे। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, अर्थात ये साइटोप्लाज्म था। जब यहाँ आप घुस जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, एक से बढ़कर एक महारथी हैं। जैसे ही आप दरवाजा के अंदर घुसते हैं, वहाँ देखेंगे बड़े बड़े से पहलवान, बड़े बड़े से राक्षस हैं, और ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। अब इस माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या देखेंगे, इसी साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व कंडीशन में बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए। यहीं आप देखेंगे तो फैट के बने हुए बहुत, अर्थात फैट्स भी यहीं पाए जाएंगे, लिपिड्स भी यहीं पाए जाएंगे। यहीं आप देखेंगे RNAs भी पाए जाते हैं, RNA भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपको इसी साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएंगे, और सब आपको पकड़ लेंगे, भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। अब आपको जाना है कहाँ, क्रोमोसोम के पास। तो ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास इतना भी व्यवस्था होना चाहिए कि इनको भी मार गिराएं।
तो यहाँ अब जो जो आपके सामने आ रहा है, सपोज दैट आपके सामने प्रोटीन आ रहा है तो आपने प्रोटीज को पहले डाल चुका है, आपके सामने लिपिड्स आ रहा है आपने लाइपेज को डाल चुका है। अब कोई कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो उसके लिए आप लाइपेज डालिए, सॉरी वो एमाइलेज डालिए जो स्टार्च को डिजॉल्व कर दें। ठीक बच्चों, एमाइलेज आप डाल सकते हैं। ग्लूकोज होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए माल्टोज है जिसके लिए माल्टेज डालना पड़ेगा, और क्या कहते हैं सुक्रोज है तो सुक्रेज डालना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, ठीक बच्चों, जैसे आरएनए है तो उसके लिए हम आपको आरएनएस डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा। डीएनएस है तो डीएनएस डालना पड़ेगा ना, लेकिन कभी गलती से भूल से आप डीएनएस नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको तो डीएनए ही निकालना है। अगर आप गलती से डीएनएस डाल दिए तो जो आप निकालना चाहते हैं वही बर्बाद हो जाएगा। तो सब कुछ आप डालिए, सबको आपको डाइजेस्ट करना है। केवल हमको क्या निकालना है, हमको डीएनए ही निकालना है। तो डीएनए अगर आपको निकालना है तो गलती से कभी डीएनएस नहीं डालना है। अगर आप डीएनएस डाल दिए तो ख़त्म मामला हो गया। तो आप सब डालिए, लाइपेज डाल दीजिए, आप प्रोटीएज डाल दीजिए, आप एमाइलेज डाल दीजिए, आप आरएनएस डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए, एक साथ डाल दीजिए। लेकिन गलती से आप डीएनएस नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे डीएनएस डालेंगे वैसे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डीएनए ही खत्म हो जाएगा। तो सपोज दैट आपका एक बाउंड्री टूट गया। कौन सा बाउंड्री टूटा बच्चों? ये टूट गया, अर्थात आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया। आपके पास औजार था, आपने इसको क्लिप कर दिया, ख़त्म कर दिया, अंदर घुस गए। बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स आ रहे थे, आपने कहा आओ बच्चों जितना लोग आओगे सबको मार गिराएंगे। आपके पास वेपन्स था, सबको आपने मार डाला, सब खत्म हो गए। अब आप पहुंच गए यहाँ, केवल ये बचेगा, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहे आओ अब तो अभी तो हम हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, कोई भी मेम्ब्रेन हो बच्चे, वो किसका बना होता है मैंने बता दिया, अर्थात वो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो आप उस अपने आइसोटोनिक मीडियम में सब कुछ डाल चुके हैं। क्या डालें बच्चों? अर्थात आपने यहाँ प्रोटीन को भी डाला है, आपने यहाँ लाइपेज को भी डाला। तो वो जो आप प्रोटीएज डाले हैं, लाइपेज डाले हैं, वो इस बाउंड्री को भी क्या करेंगे, क्लिप कर देंगे, तोड़ देंगे, सब खत्म हो गया। अब जब आप अंदर घुसेंगे तो केवल और केवल आपको एक चीज़ मिलेगा। क्या मिला? आपको मिला क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम में भी आप देखेंगे तो क्रोमोसोम भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन होता है। तो हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन, और आपको चाहिए केवल डीएनए। तो क्रोमोसोम को भी आप तोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वो मटेरियल है, आपने प्रोटीएज लेकर गए हैं। तो आप प्रोटीएज, क्योंकि ये प्रोटीएज इसमें है, इसमें प्रोटीन को तोड़ने वाला, तो ये क्या करेगा, हिस्टोन को भी डिसॉल्व कर देगा। हिस्टोन प्रोटीन डिसॉल्व। अब केवल क्या बचा, आपका बचा डीएनए। अब ये डीएनए आपका, इसमें आपका जो आइसोटोनिक मीडियम था इसमें डीएनए आपका दिखाई देगा। आइए प्रोसेस को समझते हैं आगे। इसको मैंने फिगर के माध्यम से देखा, अब आगे देखिए ये है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, ये कहा गया है सेल ब्रेकेज द रिलीज माइक्रोमोलिक्यूल्स अलॉन्ग विद द न्यूक्लिक एसिड। जो सेल जो ब्रेक करेगा बच्चों, सॉरी सेल ब्रेकेज जो करेगा, अब ये ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होने के बाद तुरंत बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स, अर्थात न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ, न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनएज हैं, आरएनएज हैं, अर्थात हमको चाहिए डीएनए। और डीएनए आपको, मैंने कहा ना, उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको डीएनए नहीं डालना है। तो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स भी आपको ब्रेक करने के बाद मिलेंगे। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे वैसे आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। तो आइए एक एक प्रोसेस को समझते हैं। देखिए हमने कहा कि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल को डिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ एक आइसोटोनिक मीडियम बनाया गया है। आइसोटोनिक, हालांकि एनिमल सेल में जैसे आपने यहाँ कोई चीज़ डाल दिया, तो एनिमल सेल में हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होता है, EDTA होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और सारे होते हैं। तो इनमें कुछ नहीं डालेंगे आप, केवल हाइपोटोनिक मीडियम के द्वारा ही सेल डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आप अच्छे से अगर डिसॉल्व करना है तो इसमें जिस चीज़ को तोड़ना है, आप यहाँ प्रोटीएज और लाइपेज जरूर डालें, जिससे ये सेल क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो एनिमल सेल को तोड़ने के लिए केवल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ना है, और इसके लिए आप प्रोटीएज और लाइपेज डाल देंगे तो वो सब डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब हाइपरटोनिक मीडियम जो होता है ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि केवल और केवल डीएनए को ये निकालने की क्षमता रखता है। दूसरा, अगर देखिए प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है, जो सबसे बाहर का बॉर्डर होता है बच्चे, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। तो आपने सब कुछ तो डाल दिया था, प्रोटीन डाल दिए, प्रोटीएज डाल दिए थे, लाइपेज डाल दिए थे, आरएनएस डाल दिए थे, सब कुछ डाल दिए थे, लाइपेज डाल दिए थे। लेकिन अब ये क्या है, प्लांट सेल है,
सपोज दैट प्लांट सेल से आपको एस्परजिनेस निकालना है, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में उपयोग में लाया जाता है। तो एस्परजिनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट सेल को लेना पड़ेगा। और प्लांट सेल के ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला क्या होता है, तो उसके लिए आपको सेल्यूलेज डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, सब कुछ। सबके लिए हाइपरटोनिक मीडियम जो है बच्चों वो सेम रहेगा, अर्थात आपने जो हाइपरटोनिक मीडियम के रूप में EDTA लिया है या सोडियम क्लोराइड लिया है वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा वो एक्स्ट्रा मटेरियल को आपको डालना पड़ेगा। जैसे ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज सेल्यूलोजिक होता है, तो आपको सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज डालना पड़ेगा, तो वो सेल वॉल रप्चर हो जाएगा। अब सेल वॉल रप्चर हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर करने के लिए आपका प्रोटीएज है, लाइपेज है, वो आपने डाल ही दिया है। ठीक बच्चों, सपोज दैट आपको बैक्टीरियल सेल को डिजॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल होता है बच्चों, तो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। अर्थात अब इस पेप्टिडोग्लाइकान को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। क्या चाहिए, लाइसोजाइम। अर्थात इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकान को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। और ये लाइसोजाइम अर्थात बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए, जैसे वहाँ आपने प्लांट सेल को तोड़ने के लिए, सेल वॉल को तोड़ने के लिए आपने सेल्यूलोज डाला था, वैसे यहाँ बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए आपको लाइसोजाइम डालना पड़ेगा। और ये जो लाइसोजाइम है बच्चों, ये हम लोगों के शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि हमारा आँख का जो टीयर होता है बच्चों, आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। हमारा सलाइवा जो होता है यहाँ लाइसोजाइम पाया जाता है। स्वेट पसीना में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। म्यूकस में लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये नेचर ने लाइसोजाइम इसलिए दिया है बच्चों कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो उसके सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइसोजाइम। जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारा लाइसोजाइम एक्टिव हो जाता है और इसके सेल वॉल को रप्चर कर देता है। और जैसे ही वो रप्चर करेगा वैसे इसके जितने भी पार्ट हैं सब डैमेज हो जाएंगे, मर जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ग्रो नहीं करने पाता। क्यों, क्योंकि हमारे सब जगह लाइसोजाइम है, और ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, उनको डेड करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया को उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, तो उसके सेल वॉल को क्लीव करना है, ब्रेक करना है, तो आपको लाइसोजाइम डालना पड़ेगा। तो लाइसोजाइम आप डालेंगे तो वो उसका बॉर्डर जो है डिजॉल्व हो गया। अब उसके अंदर से आपको जो कुछ भी निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, क्यों, क्योंकि उसके जितने प्रहरी थे वो मर गए हैं। सपोज दैट आपको फंगल सेल को डिजॉल्व करना है, तो फंगल सेल को डिजॉल्व करने के लिए जो फंगल सेल होता है बच्चों, उनका जो ऊपर का कवरिंग होता है वो क्या होता है, काइटिन का बना होता है। तो काइटिन को डिजॉल्व करने के लिए आपको काइटिनेज डालना पड़ेगा। तो देखिए सब जगह मीडियम जो था, हाइपरटोनिक मीडियम सबका सेम है, तो लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि फंगल सेल है तो फंगल सेल का जो ऊपर वाला कवरिंग होता है वो काइटिन का बना होता है, तो आपको काइटिनेज डालना पड़ेगा। बैक्टीरियल सेल है तो उसका बाहर का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमको लाइसोजाइम डालना पड़ेगा। प्लांट सेल है तो उसका जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल को तोड़ने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलेज डालना पड़ेगा। एनिमल सेल में बच्चों किसी प्रकार का कोई बाहरी कवरिंग ऐसा नहीं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना होता है, तो उसमें लिपिड को तोड़ने के लिए आप लाइपेज डाल दीजिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए आप प्रोटीएज डाल दीजिए, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। और सबके साथ वही चीज़ होता है, केवल जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यही थी। अब ये डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद आप इसके अंदर एंट्री आप कर सकते हैं। तो अब देखिए आइसोलेशन की प्रक्रिया दिखाई गई है। तो आपने ये एनिमल सेल लिया है, एनिमल सेल के अंदर यह हाइपोटोनिक मीडियम डाला गया है, इसी के अंदर सेल डाला गया है। ठीक बच्चों, तो आपको प्रोटीन तोड़ने के लिए देखिए प्रोटीन अर्थात जब अंदर आप जाएंगे तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के रूप में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने के बाद जैसे ही आप मैट्रिक्स में पहुंचेंगे, उसके साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे, वैसे बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल से आपका मुलाकात होगा। तो प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, लिपिड्स होंगे, डीएनए भी होगा। और हमको चाहिए क्या, ये जो नीले से लिखा गया है डीएनए, गलती से आपको डीएनए नहीं डालना है। डीएनए आप डाल देंगे तो पूरा डीएनए रप्चर हो जाएगा। तो अब इस सेल के जो इसके अंदर पड़ा हुआ सेल है बच्चों, ये जो कंसिस्टेंसी के रूप में सेल पाया जा रहा है, इस सेल को रप्चर करना है हमको, और सेल में से हमको क्या निकालना है, डीएनए निकालना है। तो अब इस रप्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और उनको सबको तोड़ने वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों, इसी आप आइसोटोनिक मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, घोल देंगे। तो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए आप प्रोटीएज डाल दीजिए ना, और अगर आरएनए है तो उसको तोड़ने के लिए आरएनएस डाल दीजिए, जिसको हम राइबोन्यूक्लियेज कहते हैं। ठीक बच्चों, और बहुत सारे एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें स्टार्च है तो उसको तोड़ने के लिए आप एमाइलेज डाल दीजिए। ठीक बच्चों, और अगर लिपिड्स फैट्स है तो उसके लिए आप लाइपेज डाल दीजिए। तो ये सब डिग्रेड हो गए,
अर्थात टूट गए, तो जो प्रोटीन था वो डिग्रेड हो गया, आरएनए था वो डिग्रेड हो गया, और जो कंपोनेंट थे सब डिग्रेड हो गए। बचा क्या बच्चों? केवल और केवल डीएनए बच गया है। अर्थात उस सॉल्यूशन के अंदर केवल डीएनए बचा है। अब डीएनए बचा है बच्चों, तो आप डीएनए को पहचान ही नहीं पाएंगे। इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि नग्न आंखों से वो पहचाना नहीं जा सकता। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं पहचान सकते। इसके लिए आपको और ज़्यादा टेक्निक लगाना पड़ेगा। मैं बताऊँगा आगे, जब आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी तो हम आगे उसको बताएंगे कैसे, क्या एक लैंप लगाया जाता है जिसको हम यूवी लैंप कहते हैं, उसके माध्यम से दिखाई देता है। तो ये पिंक पिंक कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है। आगे आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ क्या बचा बच्चों? ये जो आपने कंसिस्टेंसी के रूप में डाला था, अर्थात सेल को डाले हैं, तो सेल में से हमारा डीएनए बच गया और सब उसी में मिक्स हो गया, अर्थात टूट 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 के क्या हो गए, वहीं सब कचरा बन गए हैं। अब समझिए एकदम चारों तरफ से सब ये टूट के बर्बाद हो चुके हैं। प्रोटीन टूट गया है, लाइपेज टूट गया है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में सभी जो टूट गए हैं, उसी के साथ डीएनए भी पड़ा है बेचारा कोने में, दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसको दिखाई देने के लिए क्या करेंगे? कैसे उसको साफ करेंगे? क्योंकि सभी तो उसमें मर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? उस डेड बॉडी में से किसी एक को निकालेंगे। कौन निकलेगा? उसमें से उसका जो सुपर हीरो होगा, तो वो कौन निकलेगा? डीएनए। डीएनए को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। जब आप चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, एकदम ठंडा शराब इथेनॉल जिसको कहते हैं, जैसे ही इथेनॉल को आप डालेंगे बच्चों, वैसे क्या करेंगे, जितने भी टूटे हुए मटेरियल थे वो सब क्या करेंगे? वो सब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे, और उसमें से केवल और केवल डीएनए दिखाई देता है। ठीक बच्चों, तो आप चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे, और जैसे ही चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे आपको प्यूरीफाइड डीएनए मिल जाएगा, एकदम डीएनए प्यूरीफाई हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्यों? क्योंकि डीएनए ही बचा है और तो सब मर गए हैं। तो जो डेड बॉडीज़ हैं वो सब क्या हो जाएगा बच्चों? वो सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट करने के बाद आप डीएनए को प्यूरीफाई के रूप में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप देखिए जब आप डीएनए को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? देखिए, अर्थात ये जो है डीएनए दिख रहा है, अर्थात ये देखिए ग्लास के अंदर डीएनए, जैसे आप चिल्ड शराब को डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल को डालेंगे, तो ये ऐसे छोटे छोटे एयर बबल टाइप दिखाई देंगे। तो ये एयर बबल क्या है? डीएनए में से हाइड्रोजन जो है बच्चों वो डिहाइड्रेट करके बाहर क्यों निकल जाता है, और डीएनए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अर्थात ये डिहाइड्रेटेड डीएनए है, जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकल के शराब में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात ये अल्कोहल में आ जाएंगे, और फिर ये डीएनए इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे कि एक ग्लास रॉड की सहायता से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्लास रॉड है, ये देखिए ये ग्लास रॉड, तो आप ग्लास रॉड की सहायता से क्या करेंगे? डीएनए को ऊपर की ओर खींच लेंगे, अर्थात निकालेंगे, पुल कर लेंगे। तो इस प्रकार से ग्लास रॉड की सहायता से डीएनए को, अब कौन सा डीएनए आप निकाल रहे हैं? जीनोमिक डीएनए, पर अभी डिजायर्ड डीएनए नहीं निकल रहा है, फ्रेगमेंटेड डीएनए नहीं निकल रहा है, ये पूरा डीएनए अर्थात क्रोमोसोम से डीएनए को आप आइसोलेट कर लें, और इतने गंभीर जगह से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने गेट के अंदर था, इतनी सिक्योरिटी के साथ था, लेकिन आप इतना बढ़िया वेपन्स ले गए हैं कि उस वेपन्स के द्वारा उसके जितने भी प्रहरी थे, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, सब मारे जाते हैं। और मारने के बाद आप जिसको चाहते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। किसको निकाल पाए हैं आप अभी तक? आप अभी तक जीनोमिक डीएनए, एक क्रेजी डीएनए जो बहुत बड़ा 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो हमारा डीएनए है, उसको आप निकालने में सफल हो गए। तो क्या करेंगे आप? ग्लास रॉड की सहायता से उस एल्कोहल के अंदर से इसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? स्पूलिंग कहते हैं। आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहते हैं बच्चों? स्पूलिंग। तो यहाँ लिखा गया है डीएनए रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड इज कॉल्ड एज द स्पूलिंग, अर्थात आपने स्पूलिंग कर लिया। ठीक बच्चों, तो ये आइसोलेट किया गया, कौन? जीनोमिक डीएनए। आपने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करके निकाल लिए, और जब बच्चों ये इस डीएनए को आप निकाल लिए हैं, तो इस डीएनए को कहाँ रखेंगे आप? इस डीएनए को या तो वाटर में, या तो फिर आप किसी बफर में क्या करेंगे? आप इसको प्रिजर्व कर लेंगे बहुत दिनों तक, लॉन्ग टाइम तक आपको रखना है। अगर मान लीजिए आपको ये इस डीएनए को रखना है, डीएनए बैंक में रखना है, या तो फिर डीएनए को आपको और किसी काम से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? इसको वाटर में या किसी बफर में इसको क्या करेंगे? प्रिजर्व कर लेंगे। ठीक बच्चों, आप उसमें डिसॉल्व कर लेंगे और फिर इसको अपने पर्पज में यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए। तो ये हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला भाग कंप्लीट हुआ, जिसको हम कहेंगे जीनोमिक डीएनए को निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप जीनोमिक डीएनए को निकालेंगे, उसी जीनोमिक डीएनए के अंदर ही हमारा डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ
इंटरेस्ट होता है या फ्रेगमेंटेड डीएनए होता है। तो हमने सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों उसको हम करीब करीब बहुत अच्छे से जान लिया है। अगर बच्चों आपको अच्छे से ना समझ में आए, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें और हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ठीक बच्चों, तो अगर बच्चों अभी आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक है बच्चों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे बच्चों, जिससे कि जो हमारा नया नोटिफिकेशन जाए वो आपके पास तक पहुंचता रहे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का वीडियो सेगमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई सुझाव हो या फिर किसी और लेक्चर्स को आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवगत कराएं। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।